चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट के महारथी सेगमेंट में हमारे साथ आज राजेश कोठारी जुड़ रहे हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राजेश, मुझे किसी ने बताया कि आपने एक नया पोर्टफोलियो लॉन्च किया है, उसका नाम है बडिंग बीस्ट्स। थोड़ा आइडिया लग सकता है कि कल के बड़े बीस्ट जो हैं अभी अर्ली ग्रोथ स्टेज में आप स्पॉट करने की कोशिश करेंगे। क्या इसका मतलब है कि मिड कैप स्मॉल कैप में और आप डीप डाइव करके इस तरह के स्टॉक्स निकाल रहे हैं? Hi Ajay, good morning. So you are absolutely right. So this is our mid and small cap offering launched in January 2021. So it is now completed almost 2.5 years, and we have done extremely well in last 2+ years. And as you rightly said, this is a little bit different offering compared to typical mid and small companies. This is an offering whereby in this portfolio we are going to buy, what we do is that we buy market leaders, but their market cap currently is not in top 100 by market cap, and therefore they are considered as a mid and small cap कहलाते हैं। लेकिन कंपनी छोटी नहीं होनी चाहिए, कंपनी बड़ी होनी चाहिए। So it has to meet हमारे जो 3M इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, मार्केट साइज, मार्केट शेयर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तीनों क्राइटेरिया को वो मिलना जरूरी है। डेट फ्री या लो लीवरेज बैलेंस शीट होती है, अपने सेक्टर में वो कंपनी नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पोजीशन पे होती है, और बेस्ट ऑफ द अर्निंग्स ग्रोथ ये कंपनीज का रहता है। सो एक लिटिल बिट डिफरेंट ऑफरिंग है, ये मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में है, लेकिन कंपनियां बड़ी है, कंपनी कोई छोटी नहीं है। अपनी साइज, उसके मार्केट शेयर, उनकी प्रॉफिट साइज, ये तीनों बड़े होने चाहिए। मार्केट कैप छोटा चलेगा क्योंकि वहां पे फिर आपको ज्यादा रिटर्न बनने की संभावना होगी। ठीक है, मैं कैटेगरी के बारे में बात करना चाहूंगा राजेश आपसे। वहाँ दो इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। एक कंपनी, ये कंपनी का नाम मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके इस आइडिया से ये समझ में आया कि कैटेगरी बहुत छोटी है, और वो है वाटर फिल्टर्स। फॉर एग्जांपल, जो आज वाटर फिल्टर्स हैं वो बहुत कम घरों में, कुछ बहुत ही चंद घरों में दिखाई देते हैं। जैसे एयर कंडीशनर्स और वॉशिंग मशीन हुआ करती थी 10-15 साल पहले, लेकिन आज वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर हर घर में पहुंच गया है। वहाँ पे एक कंपनी है, लिस्टेड में एक ही कंपनी है, और वो कैटेगरी में दादा है वो, बट वो कैटेगरी छोटी है अभी। लेकिन अभी हाल ही में उनके नए मैनेजमेंट जो आए, जो जुबिलेंट फूडवर्क्स से गए थे, पोटा साहब, उन्होंने एक एक्सचेंज के ऊपर प्रेजेंटेशन में ये बताया कि नल से जल का फायदा मिल रहा है क्योंकि रनिंग वाटर बढ़ता जा रहा है देश के घरों में। दूसरा, इलेक्ट्रिफिकेशन में स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं, घरों में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लंबे समय आ रही है, बढ़ती जा रही है। क्या ये कैटेगरी, क्या ये स्पेस उसी तरह में फिट बैठती है जो आप बता रहे हैं कि कंपनी भले ही छोटी हो बट अपनी कैटेगरी की बड़ी है, और वो कैटेगरी बड़ी बन सकती है आगे आने वाले सालों में? एब्सोल्युटली अजय, तो बेसिकली ये जो कैटेगरी है, जो वाटर प्योरीफायर कैटेगरी है, उसका आप अगर, कैटेगरी एक्चुअली बहुत बड़ी है लेकिन पेनिट्रेशन बहुत कम है। तो पानी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, और जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जैसे अवेयरनेस बढ़ती है, ऐसे वाटर प्योरीफायर बेसिकली घर घर में, बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। लेकिन वो कैटेगरी एक्सपांशन करने के लिए जो उनके मार्केट प्लेयर्स होते हैं हर एक कैटेगरी में, उनको भी बहुत बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप कैटेगरी एक्सपांशन कैसे करते हो। तो ये जो कैटेगरी थी, अगर मैं देखूं कि लास्ट 3 साल 5 साल में बहुत बड़ा कैटेगरी का ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि कैटेगरी के जो नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर्स थे, दे वर आल्सो गोइंग थ्रू देयर ओन चैलेंजेस, एंड इसके लिए वो लोग ने बहुत बड़ा एक्सपांशन नहीं कर पाए। अभी जैसा आपने कहा कि न्यू मैनेजमेंट आई हुई है, जो कंपनी आप निर्देश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल मेक बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स कि जहां से कैटेगरी का भी ग्रोथ हो, पेनिट्रेशन भी इंक्रीज हो। ये सेगमेंट एक ऐसी सेगमेंट है जहां पे कोरियन कंपटीशन यहाँ पे नहीं है। अगर आप दूसरी कोई भी कैटेगरी देखेंगे तो वहां पे एलजी, सैमसंग, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज प्रेजेंट है। लेकिन ये एक ऐसी सेगमेंट है जिसका पेनिट्रेशन सबसे कम है, लेकिन कंपटीशन भी ग्लोबल मल्टीनेशनल से नहीं है। तो वो और एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है इंडियन कंपनीज को, और इसीलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ आपका जो है वो मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो सकता है ओवर नेक्स्ट 3, 5, 10 years. राइट, मॉर्निंग राजेश, एब्सोल्युटली। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। गोल्डमैन सैक्स का एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है मल्टी बैगर्स को लेकर। उन्होंने कुछ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए हैं ग्लोबली, कई सारी कंपनियों पर उन्होंने डेटा को सर्च करके, एक्सप्लोर करके अपनी कुछ फाइंडिंग्स दी हैं कि मैक्सिमम मल्टी बैगर्स जो है वो इंडिया से हुए हैं।
पिछले एक डिकेड का जो ट्रेंड दिखा, और उसमें भी मेजरली उन्होंने एक और फाइंडिंग रखी कि स्मॉल कैप से जितने भी मल्टी बैगर से मैक्सिमम उनमें एक ट्रेंड ये भी दिखा कि स्मॉल कैप से बड़ी होकर ये कंपनियां मल्टी बैगर हुई, और इंटरेस्टिंग थीम्स भी बताए। कोई ऐसे इंटरेस्टिंग थीम्स जो आप स्टडी कर रहे हो स्मॉल कैप स्पेस में जो आपको जिसका अच्छा पोटेंशियल दिखता हो? बेसिकली मल्टीबैगर होने के लिए कोई भी जो आप स्टॉक खरीदते हो उसमें क्या होना चाहिए, कोई बेसिक गुणधर्म जो रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, बिकॉज जब भी हम शेयर लेते हैं तभी तो ये मालूम नहीं होता है कि मल्टीबैगर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन वो शेयर के जो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऐसे जरूर होने चाहिए कि ताकि अगर हम सही रहे तो मल्टीबैगर रिटर्न्स की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे कोई क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया हुआ है। तो उसका फर्स्ट क्राइटेरिया है कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी होनी चाहिए। आप आज कोई भी स्केल पे हो, लेकिन जो सेक्टर के अंदर जो आप कार्यरत हो वो सेक्टर की साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि वो सेक्टर के अंदर आपका एक सबसे कोई विशिष्ट मोड होना चाहिए, बिजनेस मोड जिसको कहते हैं, ताकि आप वो सेगमेंट के मार्केट लीडर बने रहो। वो सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी होता है कि वो मार्केट लीडरशिप बनाने के लिए, मार्केट लीडरशिप का ग्रोथ भी कंटिन्यू करने के लिए यू नीड टू हैव इन्वेस्टमेंट इन ए कैपिटल एफिशिएंट वे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एलोकेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो कैपिटल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो एक हो गया साइज, दूसरा हो गया स्केल, तीसरे हो गई कैपिटल एफिशिएंसी। ये तीनों अगर आपने जोड़ दिए तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलेगा। जो कंट्री का ग्रोथ अगर हमारा 11% 12% है, लेकिन कोई कंपनी 25, 30, 35% से ग्रो कर रही है और अगले 3, 4, 5, 10 साल में अगर वो करेगी तो अपने आप में वो स्टॉक मल्टीबैगर 10x, 20x, 30x हो ही जाएगा। सो दैट्स बेसिकली बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ की पोटेंशियल आपने बहुत बढ़ा दी। तो ये 3 बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। ऑफ कोर्स उसके अलावा बहुत सारे दूसरे हाइजीन फैक्टर होते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, कैपेबिलिटी, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, प्लांट, टेक्नोलॉजी, ब्रांड, ये सब तो सब कुछ होना जरूरी है, तो ही आपकी मार्केट लीडरशिप बनती है। तो वो सब तो हाइजीन फैक्टर गिना ही जाता है। सो हमें ये लग रहा है कि बहुत सारी इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे कंपनी की प्रॉफिट साइज 70, 80, 100, 200 करोड़ के स्वीट स्पॉट पे है, और जहां पे बहुत सारी कंपनी अपने अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और पेनिट्रेशन कैटेगरी का कम है, या तो ऑर्गेनाइज शेयर का मार्केट शेयर कम है, तो बहुत बड़ी टेलविंड्स है। और इसके लिए ये सब कंपनीज जो हम ढूंढते हैं, हम जो सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें हमें लग रहा है कि आगे के भविष्य में बड़ा ग्रोथ आने की संभावना हम देख रहे हैं। कंपनी के लिए मल्टी बैगर बनने के 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, साइज, स्केल और कैपिटल एफिशिएंसी। राजेश, वेरी वेल एक्सप्लेन। लेकिन आपने अर्निंग्स ग्रोथ की भी बात की। Q4 FY23 लार्जली अगर देखें क्वार्टर जो था स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मेजॉरिटी सेक्टर्स के नतीजे जो हैं अच्छे आते हुए दिखे। बैंक्स, NBFCs, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस। हाँ, FMCG और फार्मा की तरफ से मिक्स बैग था और कैपिटल में ओवरऑल वीकनेस नजर आई। आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए अगर पोर्टफोलियो जनरेट करना है, पोर्टफोलियो करने की कोशिश करनी है, तो कौन से स्पेसेस पर अब नजर रखनी चाहिए? रिसेंटली हमारा न्यूज़लेटर हमने पब्लिश किया है, AAA इनसाइट्स, जो हम कहते हैं 3 C's फॉर FY24। तो फर्स्ट इज कैपिटल गुड्स, सेकंड इज कंज्यूमर एंड थर्ड इज द क्रेडिट ग्रोथ। हमें लग रहा है कि अगले 12 से 18 या 24 महीने में ये जो 3 C's है, ये 3 C में हमें बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है। कंज्यूमर की अगर हम फर्स्ट बात करें तो ये कंज्यूमर सेगमेंट बहुत जोर से इंपैक्ट हो गई थी डिमांड साइड पे, बिकॉज इन्फ्लेशन वाज रनिंग वेरी हाई, और वो हाई इन्फ्लेशन की वजह से रूरल डिमांड काफी एडवर्सली इंपैक्ट हो गई। तो हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन की जो तकलीफें थी वो अभी दूर हो गई है, और बिकॉज इन्फ्लेशन इज नाउ गोइंग टू रिड्यूस, डिमांड स्लोली इट इज गोइंग टू रिकवर। तो एक यहाँ पे नेचुरली डिमांड पुश आएगा। सेकंड इंपॉर्टेंटली, ये कंज्यूमर सेक्टर जो है वहां पे कंपनीज के ग्रॉस मार्जिन जोर से इंपैक्ट हो गए थे, बिकॉज कंपनीज ने बहुत सारी कमोडिटीज के जो भाव बढ़ गए थे, लेकिन उन्होंने प्राइसिंग पावर बेसिकली इतना हाइक नहीं किया था क्योंकि डिमांड इंपैक्ट हो गई थी। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे वो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहां पे आपका ग्रोस मार्जिन एक्सपेंशन होएगा। वन साइड डिमांड विल इंप्रूव, सो योर रेवेन्यू ग्रोथ विल बी हायर, और अदर साइड ग्रॉस मार्जिन विल एक्सपांड, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से
कंज्यूमर कंपनीज का हमें लग रहा है कि प्रॉफिट ग्रोथ अगले 1-2-3 साल में ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू FY23। सेकंड सेक्टर इज कैपिटल गुड्स, जहां पे अगर मैं सिर्फ हम जो कंपनी ट्रैक करते हैं वो जो यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो 30 से 40% ऑर्डर इनफ्लो में बढ़ोतरी हो गई। 30 से 40% ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ शायद लास्ट 12-13 साल में ये FY22 और FY23 सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है जहां पे इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इंक्वायरीज और इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनटेक ग्रोथ हमारे जो कैपिटल गुड्स की यूनिवर्स कंपनीज है उन्होंने विटनेस किया। तो हमें लग रहा है कि दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग और हमें लग रहा है कैपिटल गुड्स विल कंटिन्यू टू डू वेल फॉर नेक्स्ट 12 to 18 to 24 मंथ्स। एंड थर्ड सेगमेंट जो है वो क्रेडिट ग्रोथ है। तो इफ यू लुक एट द नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ, 12 साल का हार्श विंटर था इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहा करता था, लेकिन पिछले 8 महीने से ये जो नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ है वो हेल्थी डबल डिजिट हो गया है। चाहे वो रिटेल लोन हो, चाहे वो कंज्यूमर लोन हो, चाहे वो हाउसिंग रिलेटेड लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, ये सबका डबल डिजिट ग्रोथ आ रहा है। और कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी स्लोली इंप्रूवमेंट की दिशा की तरफ जा रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये क्रेडिट ग्रोथ विल ऑल्सो इंप्रूव एंड बैंकिंग की कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज वन ऑफ द लोएस्ट राइट नाउ एंड लोन बुक ग्रोथ इज गोइंग टू बी इंप्रूव ओवर नेक्स्ट 12 to 18 to 24 मंथ्स। तो हमें लग रहा है ये तीसरा सी है। तो ये 3C कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स एंड क्रेडिट यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये 3C पे हमें लग रहा है कि अगले 12-24 महीने में वी सी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ इन दिस 3 सेक्टर्स। राइट। राजेश, आपने क्रेडिट ग्रोथ की बात की। मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मैं ओवर द वीकेंड पूना वाला फिनकॉप के हेडक्वार्टर गया। आधार पूना वाला जी से बात कर रहा था, अभय बुटाड़ा जी से बात कर रहा था। वो भी अपनी पूना वाला फिनकॉप के रिजल्ट जो भी आए थे काफ़ी मजबूत थे, हाई क्रेडिट ग्रोथ। तो उन्होंने हमें बताया कि इंडस्ट्री में क्रेडिट ग्रोथ में बड़ी टेलविंड है, ऑन ग्राउंड डिमांड अच्छी है, इसीलिए उन्होंने 35-40% की ग्रोथ गाइड की है। और लोगों ने जो सवाल उठाया कि भाई इतनी रिस्क, इतना हाई ग्रोथ क्या रिस्क पे आएगा, तो मालूम चला कि भाई 700 से ऊपर के सिबिल को ही लोन देते हैं और TDS GST वाले क्लाइंट्स को ही देते हैं। तो डेटा बैक लेंडिंग में काफ़ी ग्रोथ हो रही है और कम रिस्क भी है। मैंने देखा आपके भी पोर्टफोलियोज में NBFCs हैं, क्वालिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जो मिड टीयर में काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। आपने कैसे, आपकी कंपनी में किस तरह की क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, और ये भी बताएं कि रिस्क के बारे में वो मैनेजमेंट्स क्या बोले इस क्वार्टर में। देखो अजय, अगर हम दो चीजों को लिंक करें, मैंने कहा फर्स्ट की कैपिटल गुड्स में 30 से 40% ऑर्डर इंक्वायरी ग्रोथ हो रही है। उसका मतलब एक ये हो गया कि कॉर्पोरेट इंडिया इज नाउ डूइंग वेरी वेल, उसमें भी कैपेक्स इंप्रूवमेंट होना चालू हो गया है। तो एक कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी इंप्रूव होना है, और जब भी कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होता है, कैपेक्स इंप्रूव होता है, तो ये दोनों लिंक हो जाते हैं। और ये जब भी दोनों लिंक हो जाता है और उसके उपरांत मैं आपको बोल रहा हूं कि कंजम्पशन भी इंप्रूव होना है, तो उसका मतलब है कि इंडियन कंज्यूमर जो बोरोअर है, जो कंज्यूमर साइड का, जो रिटेल साइड का जो बोरोइंग है, उसकी भी आपको एक्चुअली क्वालिटी इज गोइंग टू इंप्रूव। एंड बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ रिस्क एनालिटिक्स, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ डेटा ऑयल, डेटा इज ए न्यू ऑयल, एंड वो डेटा का जो लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंडियन बैंकर्स ने बहुत स्मार्ट हो गए हैं। दे नो हाउ टू मेक श्योर कि ग्रोथ भी हो और क्रेडिट कॉस्ट भी कम रहे। We are right now seeing, Ajay, historically low credit cost in India in last 12 months. And when India is not yet growing at 12%, it's 6% GDP growth, जो real GDP growth है, वहां पे वो स्टेज पे हमारी क्रेडिट कॉस्ट इतनी बढ़िया रही है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्रेडिट कॉस्ट इज नॉट द फैक्टर राइट नाउ टू वरी अपॉन। जब भी 25-30-35% जब भी क्रेडिट ग्रोथ होएगा, तभी हम शायद बात कर सकते हैं कि क्या ये हाई क्रेडिट ग्रोथ रिस्की तो नहीं हो जाएगा, क्या इसके अंदर एनपीए का तो रिस्क नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जब भी हम 12-15-18% क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इतना कोई बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स स्टॉक सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, lending business is easiest business in the world, you can lend to anyone, but it's the most difficult business when it comes to collection. तो कंपनीज के ट्रैक रिकॉर्ड, बेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट, बेस्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, दैट इज मस्ट, अदरवाइज यू कैन लूज योर मनी सिग्निफिकेंट। हिस्टोरिकली हमने देखा है लास्ट 20 साल में बहुत सारी बैंक्स ने पैसा, बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो यू नीड टू बी कॉन्शियस, एंड दैट्स वेयर द एबिलिटी ऑफ फंड मैनेजर
to pick and choose the right one comes into the play. बढ़िया बात कही। इनफैक्ट पिछले साइकिल में मैं आपको बता दूं, जो बता रहे राजेश जी कि पिछले साइकिल में 35-40% 2-3 साल तक लगातार इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ गई थी, वहां जाके पीक हुई थी। अभी तो हम 15 से 18% तक ही पहुंचे हैं, तो रेड हॉट नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हुई कि आप परेशान हो जाएं। अच्छी कंपनी के ऊपर दाम लगाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अजय। राजेश कोठारी।